The 2022 FIFA World Cup is Qatar. So take it in your hands. 11 in 2020. A total of 2,711 Indians. Away we go then in this Group A. Especially its treatment of migrant labour. Encounter at Stadium 9. 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में खेला जा रहा है और इस खेल को देखने के लिए लगभग 1 मिलियन दैट इज 10 लाख लोग कतर पहुंचे हुए हैं। लेकिन इस खेल को लेके पहले भी और अभी भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज और प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि हमें ईरान और इंग्लैंड के मैच में देखने को मिला। आजकल होता क्या है, चाहे कोई भी मैच हो रहा हो तो मैच स्टार्ट होने से पहले दोनों टीमों को अपने अपने देशों का नेशनल एंथम्स गाना होता है। जब इंग्लैंड का टर्न आया तो इंग्लैंड के प्लेयर्स ने अपने नेशनल एंथम्स गाए, लेकिन वहीं जब ईरानियन प्लेयर्स का टर्न आया तो उन्होंने चुप्पी साध दी। ईरानियन प्लेयर्स के द्वारा किया गया ये एक तरीका था प्रोटेस्ट करने का अपने ईरान के गवर्नमेंट के खिलाफ महसा अमीनी के लिए। महसा अमीनी वही 22 साल की लड़की थी जिसे 2 महीना पहले पुलिस कस्टडी में ले लिया गया था, जिन्होंने अच्छी तरीके से अपने हिजाब को नहीं पहना हुआ था और उसी पुलिस कस्टडी में इनकी जान चली जाती है। और तब से लेकर अभी तक ईरान में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर भी ईरानियन प्लेयर्स के द्वारा इस प्रोटेस्ट को जारी रखा गया वुमेन के राइट्स के लिए और महसा अमीनी के जस्टिस के लिए। सिर्फ ईरानियन प्लेयर्स के द्वारा नहीं, इंग्लैंड के भी प्लेयर्स के द्वारा इन इक्वालिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट देखने को मिला। कतर में एलजीबीटी कम्युनिटी को मान्यता नहीं दिया गया है, उन्हें सोसाइटी का हिस्सा माना ही नहीं जाता है। कतर होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट ही नहीं करता है। तो कतर में किसी भी ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर इस तरीके का बिहेवियर देखा जाता है तो उनके लिए एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी रखा गया है। और इंग्लैंड के प्लेयर्स ने इसी इनइक्वालिटी के खिलाफ अपने घुटने टेक कर प्रोटेस्ट करने का तरीका अपनाया। इसके बारे में हम आगे जाके और भी बात करेंगे और बात करेंगे एक एक करके इन सारे पॉइंट्स के बारे में। Down to Qatar, we look at how over the years players, fans and hosts have used the tournament as a platform for protest, and we also The 2022 FIFA World Cup in Qatar kicks off this Sunday. The start of the Football World Cup in Qatar, there are renewed doubts about the suitability of the Arab state to host the tournament. Qatar, where the homophobic comments of one of the ambassadors of the FIFA World Cup renewed the debate around sports washing. No, we don't need permit. Yeah, no, but listen, but you can break the camera. You want to break the camera? Okay, you break the camera. Okay. Yes. So you're threatening us by smashing the camera. But listen. मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा कंट्री है कतर, जो पहले ब्रिटेन के प्रोटेक्टोरेट में रहता था, लेकिन 1971 को इसे ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस मिल जाती है। आज अगर कतर की बात करें तो ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है। आज अगर कतर की पॉपुलेशन की बात करें तो ये 2.9 मिलियन दैट इज 29 लाख है, लेकिन इस पॉपुलेशन में से सिर्फ और सिर्फ 15% ऐसे लोग कतर के एक्चुअल सिटीजन हैं। बाकी के बचे 85% लोग दूसरे अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, जो कतर में अपने काम के सिलसिले के लिए रहते हैं, जैसे कि कतर में काम करने वाले माइग्रेंट वर्कर्स। अब बात करेंगे कतर में हो रहे इस वर्ल्ड कप को लेकर कंट्रोवर्सीज के बारे में। सबसे पहला कंट्रोवर्सी इसके कॉस्ट को लेकर है। कतर में हो रहा ये वर्ल्ड कप अब तक का सबसे महंगा वर्ल्ड कप है। वो कैसे? सबसे पहला वर्ल्ड कप उरुग्वे में 1930 में खेला गया था और तब से लेकर अब तक अलग अलग देशों में वर्ल्ड कप को खेला जाता है। जिस देश में ये वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होता है उस देश को इस वर्ल्ड कप का पूरा इंतजाम करना होता है, जैसे कि खेलने के लिए स्टेडियम, लोगों के ठहरने के लिए जगह और भी बहुत कुछ। और ऑब्वियस सी बात है, इस इंतजाम के लिए पैसे तो लगते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रंट ऑफिस स्पोर्ट्स, 2002 में जापान और साउथ कोरिया को ये वर्ल्ड कप होस्ट करने का मौका मिला था और इनका खर्च आया था $7 बिलियन। यही मौका जर्मनी को 2006 में मिला था, जिनका खर्चा आया था $4.3 बिलियन। और फिर से ये मौका 2010 में साउथ अफ्रीका को दिया गया था, जिनका खर्चा आया था $3.6 बिलियन। फिर ये मौका 2014 में ब्राजील को मिला था, जिनका खर्चा आया था $15 बिलियन। और फिर ये 2018 में रशिया को ये मौका मिला था, जिनका खर्च आया था $11.6 बिलियन। और अब जाके मतलब कि अभी 2022 में ये मौका कतर को मिला है। और इमेजिन करिए इनका खर्चा कितना आया होगा। इनका खर्चा आया है टोटल $229 बिलियन। लेकिन इतना पैसा आखिर कतर स्पेंड कहाँ किया? अकॉर्डिंग टू यूके स्काई न्यूज, कतर ने 8 नए स्टेडियम्स बनाए हैं जो फुल्ली एयर कंडीशनड हैं। इन स्टेडियम्स में जिस घास को यूज किया गया है वो भी यूएसए से मंगवाया गया है और इस घास को रेगुलर मेंटेन रखने के लिए रेगुलर पानी इसमें देना पड़ता है और इसे एक कूल इन्वायरमेंट में रखना पड़ता है, जिसके पीछे बहुत ज्यादा खर्च होता है। लोगों के ठहरने के लिए बहुत सारे अपार्टमेंट्स, विलाज, होटल्स, यहाँ तक कि प्राइवेट आइलैंड्स तक बनाए गए हैं। कतर के कैपिटल दोहा में एकोमोडेशन कॉम्प्लेक्स बनाया गया है जिसका नाम द पियर्स है और इसी को बनाने में सिर्फ $15 बिलियन का खर्च आया है। कतर ने एक एंटायर सिटी ही बना डाली है लुसेल स्टेडियम के अराउंड, जिसे लुसेल सिटी का नाम दिया गया है। और भी कतर ने
उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए एक नया एयरपोर्ट, रोड एंड हाईवेज बनवाया है, मेट्रो सर्विसेज एंड बस सर्विसेज को चालू करवाया है और इस सभी को करने के लिए ऑब्वियस सी बात है बहुत सारा पैसा लगा होगा, जिसकी वजह से कतर को 229 बिलियन का खर्च आया। लेकिन ये वर्ल्ड कप इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? एक कंट्रोवर्सी इसके लोकेशन को लेकर है। कतर पे ये आरोप लगता आ रहा है कि जब वर्ल्ड कप के लोकेशन के लिए वोटिंग हो रही थी तब कतर ने इन वोट्स को खरीदा था। कहने का मतलब ये है कि कतर ने फीफा के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को घूस देकर वर्ल्ड कप का लोकेशन अपनी कंट्री में करवाया था। 2010 में जब ये अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि 2022 का होस्ट कंट्री कौन सा होगा, तब सभी ये उम्मीद लगा रहे थे कि यूएसए चाहे ऑस्ट्रेलिया, दोनों में से किसी एक को होस्ट कंट्री चुना जा सकता है। लेकिन अंत में कतर को 2022 का होस्ट कंट्री चुना जाता है और ये डिसीजन एक चौंकाने वाला डिसीजन था, क्योंकि उस टाइम कतर के पास अपना खुद का एक ढंग का टीम तक नहीं हुआ करता था। वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवाने के लिए कतर के पास एक ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, स्टेडियम्स नहीं थे, लोगों के ठहरने के लिए जगह नहीं थे, जिसके बाद से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हमें देखने को मिले और अभी भी हमें देखने को मिल रहे हैं। मार्च 2014 में एक कंपनी जिसका लिंक कतर से था, उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट जैक वार्नर को $2 मिलियन का ब्राइवरी दिया था। फिर जून 1, 2014 में द संडे टाइम्स के मुताबिक एक डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है जिसमें यह पता लगता है कि उनके पास सारे ईमेल्स, लेटर्स, वो सारे बैंक ट्रांसफर्स के प्रूफ हैं, जिसमें दर्शा रहा था कि बिन हमाम, जो उस टाइम के कतर के फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेटर और एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे, उन पे ये आरोप लगा था कि उन्होंने $5 मिलियन फुटबॉल के ऑफिशियल्स को दिया था कतर को एज अ होस्ट कंट्री चुनने के लिए। 18 जून 2019 को यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट मिचेल प्लेटिनी को इसी करप्शन एलिगेशन के लिए अरेस्ट किया गया था फ्रेंच पुलिस के द्वारा। लेकिन वर्ल्ड कप के ऑर्गेनाइजर्स और फीफा के मेंबर्स ने इन एलिगेशंस को मानने से इनकार कर दिया। सिर्फ कतर पे ये एलिगेशंस नहीं लगे। 2018 में जब रशिया को एज अ होस्ट कंट्री चुना गया था वर्ल्ड कप के लिए, तो रशिया पर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज देखने को मिली थी। दूसरा कंट्रोवर्सी माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर था, जो मोस्ट डिस्कस्ड इशू बना कतर में। कतर को 10-12 साल में अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना था, जैसे कि उन्हें स्टेडियम बनवाने थे, होटल्स बनवाने थे, रोड्स बनवाने थे और भी इस तरीके का बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना था। लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए इन्हें बहुत सारे वर्कर्स की जरूरत थी और ये वर्कर्स इन्हें मिले इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, फिलीपीन जैसे देशों से। इन माइग्रेंट वर्कर्स को यहाँ पे कफाला सिस्टम के अंतर्गत काम करना होता है। कफाला सिस्टम का मतलब होता है स्पॉन्सरशिप, मतलब कि इन वर्कर्स को जिनके द्वारा काम दिया जाता है या फिर वर्कर्स का जो स्पॉन्सर होता है। लेकिन इस कफाला सिस्टम को ह्यूमन राइट्स वॉच और इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन द्वारा बहुत क्रिटिसाइज किया गया। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम के अंदर अगर कोई भी वर्कर अपना जॉब चेंज करना चाहता है तो वो अपनी मनमर्जी से जॉब चेंज नहीं कर सकता है। अगर कोई वर्कर अपना देश वापस जाना चाहता है तो वो अपने स्पॉन्सर्स के परमिशन के बिना अपने देश वापस नहीं जा सकता है और इसी चीज को इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया। नवंबर 2013 में एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि इन वर्कर्स को बहुत सीरियस एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता है। इसमें बताया जाता है कि अगर कोई वर्कर अपना जॉब छोड़ना चाहता है या अपना जॉब चेंज करना चाहता है या अपना देश वापस जाना चाहता है तो उससे पहले उन्हें एक फॉल्स स्टेटमेंट पे साइन करवाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें टाइमली सारा पेमेंट कर दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। फिर सितंबर 2013 में द गार्डियन के एक रिपोर्ट के मुताबिक इन वर्कर्स को जबरदस्ती काम करवाया जाता है और इन्हें प्रॉमिस्ड सैलरीज भी नहीं दी जाती है। फिर मई 2014 में कतर गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया जाता है कि अब कफाला सिस्टम को हम खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब ये था कि अगर अब वर्कर्स अपना जॉब चेंज करना चाहे या अपना देश वापस जाना चाहे तो उन्हें किसी का भी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसे भी 2016 तक डिले कर दिया गया। फिर 2021 में एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि भले कफाला सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया है लेकिन कफाला सिस्टम को अभी भी फॉलो किया जा रहा है। वर्कर्स की सैलरी को अभी भी रोका जा रहा है, उनसे फोर्स्ड लेबर अभी भी करवाया जा रहा है। फरवरी 2021 में द गार्डियन के एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के मुताबिक जब से कतर को वर्ल्ड कप 2022 का होस्ट नेशन चुना गया है तब से लेकर अभी तक 6500 माइग्रेंट वर्कर्स की जान जा चुकी है और ये सारे डेथ्स कोई नेचुरल डेथ्स नहीं थे। माइग्रेंट वर्कर्स के द्वारा इतने सारे प्रॉब्लम झेलने के बाद फाइनली अगस्त 2022 में माइग्रेंट वर्कर्स के द्वारा एक प्रोटेस्ट किया जाता है अपने ही स्पॉन्सर्स के खिलाफ, क्योंकि इन्हें प्रॉमिस्ड सैलरीज नहीं दी जा रही थी। लेकिन इसमें भी लगभग 60 माइग्रेंट वर्कर्स को कतरी अथॉरिटीज ने अरेस्ट कर लिया। लेकिन कतर की गवर्नमेंट ने इन सारे एलिगेशंस को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हम लेबर की कंडीशन को इम्प्रूव करने में बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक कोशिश ही कर रहे हैं, वैसा कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं है। बेसिकली माइग्रेंट वर्कर्स को उनके बेसिक राइट्स भी प्रोवाइड नहीं किए जा रहे थे, जिसके बाद जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए, जर्मनी, इंग्लैंड, इन सभी ने कतर में हो रहे इस वर्ल्ड कप को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया है। इनके खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं इन सारे कंट्रीज से। अगला कंट्रोवर्सी है एलजीबीटी कम्युनिटी और वुमेन के राइट्स को लेकर। एलजीबीटी का फुल फॉर्म होता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर। हम पहले भी वीडियो के शुरुआत में बात कर चुके हैं कि कतर होमोसेक्सुअलिटी को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता है। किसी भी ह्यूमन बीइंग में अगर इस तरीके का एटीट्यूड पाया जाता है तो उसके लिए एक स्ट्रिक्ट लॉ भी बनाया गया है कतर में, जहां पे कतर की गवर्नमेंट इन लोगों से फाइन भी कर सकती है और 7 साल तक जेल भी निर्धारित किया गया है इन लोगों के लिए।
इस मैच के स्टार्ट होने के 2 वीक पहले खालिद सलमान जो कतर वर्ल्ड कप के एम्बेसडर हैं, उनके द्वारा कहा गया था कि इस टूर्नामेंट को जो भी देखने के लिए आ रहा है तो उन्हें हमारी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। यानी कि उनका कहने का मतलब शायद ये था कि LGBT कम्युनिटी को अलाउड नहीं है। लेकिन फिर इस वर्ल्ड कप के ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा ये क्लियर किया गया कि कोई भी ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो किसी भी सेक्सुअल बैकग्राउंड का हो, सभी इस टूर्नामेंट को देखने के लिए आ सकते हैं। आखिरी की कंट्रोवर्सी अल्कोहल को लेकर है। जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो चाहे छोटा सेलिब्रेशन कर रहे हो या बड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हो, तो वो अपने सेलिब्रेशन में अल्कोहल जरूर कंज्यूम करते हैं। और पहली बार ये वर्ल्ड कप एक मुस्लिम कंट्री में हो रहा है और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो अल्कोहल के लेके बहुत स्ट्रिक्ट हैं। पहले तो कतर गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया था कि अल्कोहल स्टेडियम के अंदर कंज्यूम करना अलाउड होगा, लेकिन फिर बाद में इसी गवर्नमेंट के द्वारा ये बोल दिया गया कि स्टेडियम में अल्कोहल को कंज्यूम करना मना होगा। और जिसके बाद से कतर गवर्नमेंट से जितने भी फैंस हैं वो नाराज हैं। तो ये था कतर वर्ल्ड कप 2022 का पूरा कंट्रोवर्शियल ट्रुथ। बहुत सारे कंट्रोवर्सीज और बहुत सारे प्रोटेस्ट जो हमें इस वर्ल्ड कप के खिलाफ देखने को मिल रहे हैं, और ये बहुत हद तक सच भी है, क्योंकि एक तरफ आप किसी के लाइफ को सुधारने के लिए, आप अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, आप अपने कंट्री को अच्छा बनाने के लिए आप किसी दूसरे के लाइफ को दाव पे लगा रहे हैं। आप माइग्रेंट वर्कर्स के लाइफ को मिजरेबल कर रहे हैं और भी ज़्यादा। तो इस पे कतर गवर्नमेंट को सच में सोचना चाहिए और माइग्रेंट वर्कर्स का लाइफ को सुधारना चाहिए। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।